आज का लेक्चर जो है बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में है। हमने रैंडम वेरिएबल लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था, और रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टीन्यूअस। सो टुडे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे और उससे एसोसिएटेड जो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सो रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने ये बात की थी कि रैंडम वेरिएबल जो है बेसिकली इट्स अ फंक्शन फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, कि जो कि मैप करता है आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हमने ये बात की थी, वो एक सैम्पल स्पेस में उसकी आउटकम होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कॉइन टॉस है तो उसकी सैम्पल स्पेस लेट्स से सिंगल कॉइन टॉस के ऊपर हेड या टेल बनेगी, और अगर हम उससे एसोसिएट करें हेड को विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और टेल को विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू 0, तो ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल डिफ़ाइन हो जाएगा। लेट्स से हम उसको x का नाम देते हैं, तो मैप कर रहा है द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ऑलराइट, सो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट। वाई अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है, इट्स रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज़, जितनी भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, they either constitute a finite set or a countable infinite set. All right, so uh, जितने भी जो हमारे पास हैं रैंडम वेरिएबल्स, sorry, discrete random variable, we should be able to count them. Okay, 1 2 3 इस तरह से करके हम उसको जो है ना वो काउंट कर सकें। So like for example, यहाँ पे we are able to count these random variables, like this is 1 or 0. So two random variables हैं जिनमें से 1 या 0 वैल्यूज़ जो है ना हमारे पास यहाँ पे हमने मैप की हुई हैं। So ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे। एग्जांपल्स इसकी हैं, फॉर एग्जांपल, व्हेन अ स्टूडेंट कॉल्स अ यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क फॉर टेक्निकल सपोर्ट। ओके, लेट्स से आईटी सपोर्ट के लिए आप उसको कॉल करते हैं। ही शी विल आइदर इमीडिएटली बी एबल टू स्पीक टू समवन। फॉर एग्जांपल, इफ़ उसने कॉल की एंड इफ़ शी इज़ एबल टू स्पीक टू समवन, लाइक, तो हम कहेंगे दैट दिस इज़ अ सक्सेस, or will be placed on hold. Okay, उसी टाइम पे that will be called as failure. So if he or she has been placed on hold, तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे that this is a failure. She's not been able to talk, she's been put on hold. And if she is able to directly speak to the IT support or technical support, so that is a success. So हमारे पास success और failure दो सैम्पल स्पेस में दो टोटल जो है हमारे पास आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर, और हम उनको डिफ़ाइन करते हैं बाय अ रैंडम वेरिएबल x, और x जो है would be defined as if the outcome is s, then it will be 1. If the outcome is a failure, then the random variable, the value of random variable is 0. So the random variable, it indicates whether 1 in one case or not 0. The student can immediately speak to someone. So this is an example of a discrete random variable. Okay, so एक और example देखते हैं कि for example, there are number of pumps. The number of pumps in use at a 6 pump petrol station. For example, एक petrol station है जिसके अंदर हमारे पास let's say इसको let's say 6 gas stations हैं। alright, 6 pumps हैं उसमें, उस gas station के ऊपर। So out of those 6, let's say जितने भी in use हैं, for example, let's say यहाँ पे कोई गाड़ी आ जाती है, so it means कि this is in use या this is in use. So for example, जितने भी pumps जो हैं वो in use हैं, so those pumps
would be so the in use pumps are indicating जो हमारे पास वैल्यू है जो भी हम उस टाइम के ऊपर जो ना लेना चाह रहे हैं. So there are a total of 6. So in use pumps can either be 0. In that case, no vehicle is occupying any of the pumps. और 1 भी हो सकती है अगर एक के ऊपर है. 2 जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया है कि 2 पे जो है वो pumps जो हैं वो in use हैं 3, 4 or 5 or 6. So a random variable which is showing the number of pumps in use at a petrol station, so they can possibly have value from 0 up to 6. ठीक है. So these are the examples of random variables, discrete random variables. और एक छोटा सा नोट ये है कि to study the basic properties of discrete random variables, only tools of discrete mathematics like summation and differences are required. So it means कि निस्बतन continuous के मुकाबले में discrete random variables को पढ़ना या उसके ऊपर काम करना निस्बतन आसान है, because इसमें basically summation या differences जो हैं वो यूज़ होते हैं. जब हम continuous random variable पे आएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे we would be requiring डिफरेंट कैलकुलस को हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह कर सकें. खैर, we move further. So now that we have defined discrete random variable, अब हमने उससे associated basically जो चीज़ देखनी है, that is the probability distribution of the discrete random variable. कि probability distribution क्या चीज़ है discrete random variable से associated, right? So probability distribution जो है हमारे पास let's say जो भी outcomes हैं S में, let's say outcomes क्या हैं जो कि experiment की outcomes हैं. I mean to say कि जो हमने experiment perform किया है probabilistic experiment, so उसकी जितनी भी outcomes हैं उन हर outcome से associated what are the probabilities associated to all the outcomes. ठीक है. For example, जब हम कहते हैं कि हमने coin toss किया, so coin toss करने से हमारे पास जो है हमारे पास head या tail जो है ये दो हमारे पास outcomes हैं single coin toss के ऊपर. alright, so इससे associated हमारे पास जो probability है that is 0.5 या 1/2, और इससे एसोसिएटेड भी हमारे पास probabilities जो हैं वो हमारे पास ये 0.5 है. right? So probabilities of different outcomes of sample space, they determine the probabilities associated with the values of any particular random variable x. alright, so हमने S से एसोसिएटेड एक रैंडम वेरिएबल लिया x, और x को हमने कहा कि if ये बेसिकली हमने कहा कॉइन टॉस में x को हमने डिफ़ाइन किया नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, कि if हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ हेड जो भी उसमें, और या फिर हेड को हमने एसोसिएट किया विद 1 सक्सेस, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स तो नहीं, इसमें एक ही हैं, सो कह भी सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स. ऑलराइट, लाहौर बार हमने हेड को एसोसिएट किया विद 1 और टेल को एसोसिएट किया विद 0. ठीक है, x ऑफ h इज़ इक्वल टू 1 एंड x ऑफ टेल इज़ इक्वल टू 0. ये हमने फंक्शन डिफाइन किया. ठीक है, सो इसका मतलब भी ये होगा कि प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद 1 जो वेरिएबल है आपका रैंडम वेरिएबल है, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.5. ये वही प्रॉबिलिटी हमारी एसोसिएट हो जाएगी, और इसके साथ भी प्रॉबिलिटी 0.5 एसोसिएट हो जाएगी. ओके, सो हमने क्या कहा कि the probabilities of different outcomes, जो probability associated होती है with different outcomes, that determine the probabilities associated with the values of a particular random variable. वही probabilities उस particular random variable से associated जो probabilities हैं वो determine करती हैं. So probabilities may be determined by theoretically
or by observation. So हम आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे या इसी लेक्चर के एंड में कि जो हमारे पास मॉडल करेंगे हम कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को इसी रैंडम वेरिएबल डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स मॉडल करेंगे। तो जो मॉडल्स हैं उनसे जो प्रोबेबिलिटीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम बेसिकली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ भी कहते हैं। वो उससे भी हम ले सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हम गैदर करते हैं डेटा के ज़रिए, जिसे हमने एम्पिरिकल कहा था, तो उसके ज़रिए से भी डिटर्मिन की जा सकती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की। So probability distributions of random variable x, they tell us how total probability of one is distributed among or allocated to various possible values of x. ठीक है, so total probability आपको पता है वो वन ही हो सकती है, वन से ज़्यादा ग्रेटर probability किसी चीज़ की नहीं होती। so होना ये चाहिए कि जितनी भी probability है which is associated with random variable x, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी वन, एंड तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें ये बताती है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है ये रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट आउटकम्स या डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके दरमियान में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल वन की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% इज़ with 0 or 50% is the value 1. So this is what is written here कि probability distribution of the random variable, it tells how the total probability of 1 is distributed among various possible values of the random variable x. So x की values जो हैं let's say आपके पास यहाँ पे 0 या 1 है, और probability distribution जो है बेसिकली ये probability distribution आपको, जिसको हम अभी बाद में भी आपको बताएंगे, p of x के नाम से हम लोग लिखते हैं। so probability distribution आपको बेसिकली बता रही है कि जैसे 0.5 और 0.5, so ये आपको बता रही है कि कैसे probability distribution जो है इन दोनों आउटकम्स के दरमियान जो है वो डिवाइडेड है। ऑलराइट, सो एंड हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को है एक ग्राफ से भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास, उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, पर्टिकुलर एग्जांपल, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं for probability distribution for number of girls out of 3 children। ठीक है, सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि out of 3 children नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो सकती हैं। तो इसका अगर हम एक छोटा सा ट्री बनाने समझने की कोशिश करें, सो द फर्स्ट चाइल्ड कैन बी आइदर बॉय और अ गर्ल। ओके, तो टोटल हमें 3 चिल्ड्रन देखने हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड कैन बी आइदर बॉय और अ गर्ल। सेकेंड चाइल्ड, गिवन दैट कि फर्स्ट एक बॉय है, तो सेकेंड चाइल्ड कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। गिवन दैट कि फर्स्ट गर्ल है, तो सेकंड चाइल्ड कैन बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल, सो ये सेकंड चाइल्ड हो गया। और थर्ड चाइल्ड में, गिवन दैट द फर्स्ट वर बॉयज़, द थर्ड कैन बी आइदर बॉय और अ गर्ल, बॉय और अ गर्ल, बॉय और अ गर्ल, और बॉय और अ गर्ल। So there can be 8 outcomes: boy, boy, girl, boy, boy, girl, sorry, boy, 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 girl, then boy, girl, boy, boy, girl, girl। इस तरह करके हमारे पास टोटल 8 का आउटकम्स बनती हैं टोटल सैम्पल स्पेस में, एंड विच आर लिस्टेड हेयर। ठीक है, सो ये टोटल आउटकम्स 8 हैं। सो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल हमारे पास ये आउटकम है एक्सपेरिमेंट की। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में जो है ये जो टर्मिनोलॉजी है और ये कॉन्सेप्ट जो है कि अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, उसकी आउटकम क्या है, उसकी आउटकम फिर रिलेटेड है रैंडम वेरिएबल के साथ, और रैंडम वेरिएबल के अंदर
उधर वहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट फिर अब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ आ रही हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस. सो ये हमारे पास आउटकम्स हैं ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं, जो कि हमने सारी सैम्पल स्पेस में लिख दी हैं. और हमारा रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है? रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द सैम्पल स्पेस टू सम न्यूमेरिकल सेट, और उसमें बेसिकली फंक्शन जो है वो डिफाइन करेगा द नंबर ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ दीज 3 चिल्ड्रन. ठीक है. सो नंबर ऑफ गर्ल्स, so the first case में there is no girl, so it will be 0. Second case में it will be 1 1 1, so the number of girls are 1 1 1, and 2 2 2, and number of girls will be 3 in this case. So हमारे पास sample space से इनकी different outcomes के against the value of random variable in this case would be 0, in this case would be 1, in these 3 cases would be 1, in these 3 cases would be 2, and in this case it would be 3. So इससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी वो क्या है? सो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3. सो 0 is associated with only one outcome. Out of the total 8 outcomes, it is associated with only 1 out of 8. ठीक है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8. The probability second random variable है जो कि है हमारे पास 1 गर्ल का. It is associated with 3 outcomes out of total 8. So हमारी probability इसमें definitely बन जाएगी 3/8. 2 is also associated, number of girls are associated with 3/8, and likewise number of girls equal to 3 has a total probability of 1/8 again. इसका सम टोटल का 1 होना चाहिए. सो आपको पता है 2/8 और 6/8 मिला के आपके पास 1 सम आप जो है ना कर रहे हैं. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. वी मूव फॉरवर्ड. सो हम फॉर्मली इसको डिफ़ाइन करते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के केस में हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल की जो है हमारे पास जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है अमंग द होल जो हमारे पास है क्या कहते हैं टोटल probability among the different values of discrete variable, उसको हम probability distribution या probability mass function कहते हैं. So the probability mass function of or the probability distribution of a discrete random variable is defined for every number x, जितने भी number x, जितने भी उसकी realizations हैं उस random variable की, so उसके तमाम realizations के against हम define करते हैं by this way. हम इसको P of x लिखते हैं या स्मॉल p के साथ probability of that realization P of x, या फिर हम लिखते हैं कैपिटल P के साथ P of random variable x big X capital X is equal to the small x, या फिर which is also equal to या ये this is the definition in mathematical terms कि all omegas, omega basically इसमें हम कह रहे हैं which belongs to S, it means ये omega हम इसमें हम लोग outcomes को all outcomes that belong to the sample space, so the random variable x of w is equal to small x. So this is basically showing you कि हमारे पास जो है ये so this is the way of defining कि हम probability distribution को कैसे बता रहे हैं कि for each and every value of small x we are defining a probability. इसमें एक और भी चीज़ है, अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस के ऊपर एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स अगर आपने डिफ़ाइन किया, लेट्स से एक ही सैम्पल स्पेस S है, उसके ऊपर एक रैंडम वेरिएबल आपने X और एक रैंडम वेरिएबल आपने Y डिफ़ाइन किया हुआ है, तो फिर आप उसको फिर P कैपिटल X
ऑफ स्मॉल एक्स, इस तरह से आप भी डिनोट करते हैं और इससे एसोसिएटेड प्रॉबिलिटी को पी कैपिटल वाई ऑफ वाई, ऐसे भी आप इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो सिर्फ पहले वाले के केस में, दूसरे वाले के केस में तो इट्स क्लियर कि x इज़ इक्वल टू स्मॉल x या p कैपिटल y इक्वल्स टू स्मॉल y। सो यहाँ पे चूँकि ये चीज़ मेंशन नहीं थी, तो फिर यहाँ पे अगर आपने एक ही सैम्पल स्पेस पे एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स डिफ़ाइन किया हों तो आप उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए पी ऑफ एक्स के बजाय आप उसके साथ एक सबस्क्रिप्ट में स्मॉल p के साथ कैपिटल x या कैपिटल y या जो भी आपके रैंडम वेरिएबल का नाम रखा हो आप वो भी डिफ़ाइन कर देते हैं। There are two requirements associated with a probability distribution. The first requirement is कि जो sum of all the probabilities जो कि तमाम outcomes से associated होती हैं in sample space must be 1, ठीक है। तो अगर आप sum up करें तमाम probabilities के which are in the sample space, outcomes of the sample space, so it means कि आपके पास जो तमाम complete जो अगर समेशन जो है probabilities की of all variables जो random variables की हैं that should be equal to 1, and the probability of each outcome in the sample space must be between or equal to 0 and 1। ये दोनों वही हैं जो कि basically ये second one तो वही है जो कि probability के कि probability जो individual probability of any random variable should be number which is greater than or equal to 0 and should be less than or equal to 1। ये तो basic probability की definition के अंदर axioms के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी थी। The same thing is here। So these are good checks। ये एक note है basically small good checks for you to use after you have computed a discrete distribution। The sums to 1 का मतलब ये जब भी आप ने probability distributions उसके अंदर तमाम रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड लिखी हैं, आप उनको एक दफ़ा सम अप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेट्स से कि क्या तमाम 1 के इक्वल हैं कि नहीं है। अगर वो 1 के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर जो है उसमें आया हुआ होगा। सो दिस इज़ अ गुड हैबिट कि आप जब भी रैंडम वेरिएबल्स और उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, आपके सामने हो तो आप उनकी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके ज़रूर चेक कर लें कि इफ़ आइदर दे सम अप टू 1 और मोर और लेस तो नहीं है। सो दिस वुड बी हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस करेक्टली। सो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। लेट्स से कि हम यहाँ पे देख लें कि फॉर एग्जांपल ये रैंडम वेरिएबल x है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बयान की गई है। सो हम बस सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सारे सम अप होके 1 बनते हैं कि नहीं बनते। सो लाइक दिस विल बी 4/16 प्लस 2/16 प्लस 1/16 प्लस 9/16 like 10 and 6/16। so this is 1। so it means कि ये एक legal जो है probability distribution है। this is a good probability distribution because it is all summing up to 1। और दूसरी requirement ये है कि all numbers are within जो ये जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ये भी पूरी की पूरी फुलफ़िल कर रही हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में अगर आप देखें तो सेकंड के केस में बेसिकली इफ़ वी सम अप ऑल दिस 437 और 512 सो इट इज़ ग्रेटर देन 1। सो दिस इज़ नॉट legal probability distribution for this random variable x। there must be some problem in the calculations during the way। so ये आपका basically एक check है कि whether your probability distribution is good or is bad। next हम बात करते हैं cumulative distribution function की। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या चीज़ है। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है जिसको हम सिंपली CDF भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमने पहले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में PMF कहा जाता है।
और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली PD लिख दिया जाता है, लेकिन जनरली ये वर्ड इस तरह से यूज़ नहीं होता. तो PMF स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड CDF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और एक और टर्म यूज़ होती है PDF, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए यूज़ होती है. ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. तो बेसिकली वहाँ पे हम उसको PDF कहेंगे. यहाँ पे हम डिस्क्रीट से रिलेटेड जो है उसको हम CDF कहते हैं. और जो PMF कहते हैं. और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो CDF के नाम से जाना जाता है. अब CDF क्या चीज़ है? CDF जो है इसको हम कैपिटल F ऑफ X से डिनोट करते हैं. कैपिटल F ऑफ X, X जो भी रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, की रियलाइजेशन को डिनोट कर रहा है. सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या CDF जो है बेसिकली ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसकी के PMF P ऑफ X है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे फॉर एवरी नंबर X. जितने भी नंबर X का मतलब क्या है? स्मॉल x का मतलब क्या है? स्मॉल x का मतलब है जो कि एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उस रैंडम वेरिएबल की. सो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X less than or equal to X, right? Or probability of random value up to a value small x. ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं लेट्स से 0, 1, 2, 3 और 4. ठीक है. सो इसमें से हम हर एक को एक स्मॉल x के तौर पे नोट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्मॉल x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो हमारी यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन और इक्वल टू 2, इस एग्जांपल के हिसाब से बात करें. ठीक है. और इसको हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू इज़ अप टू अ वैल्यू 2. कि अगर इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हम जो है ना लिख देंगे और इसको हम f ऑफ 2 लिखेंगे. ठीक है. सो ये f ऑफ स्मॉल x है, बिग x नहीं है. सो f ऑफ 2 का मतलब है, या CDF अप टू अ वैल्यू 2 का मतलब ये है इस केस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग अ वैल्यू अप टू 2, इसका मतलब ये है. सो वी आर समिंग अप the probability up to the value of x. okay, so up to value of x. ये आगे और इसको हम खोल के लिखते हैं. For every number x, f of x is the probability that the observed value of x will be at most x. At most x. ये एग्जाम्पल देखें. at most x एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. हमारे पास ये एक PMF है. सॉरी, Alright. So this is a PMF with us. So इस PMF के अंदर the random variable is y. So y की जो different values हैं उनमें 1, 2, 3, 1 to 4, 8 और 16 है. उनसे associated उनकी probabilities हैं 0.05, 1, 0.35, 0.4 और 0.1. सबसे पहले आप इन सबको ऐड अप करके देख लेंगे क्या ये 1 बनती हैं कि नहीं बनती. So it will be 5 or 0.85, 0.95 or 0.05. Yes, it is all equivalent to 1. That's good. All the values are within 0 and 1. That is also good. So दो requirements पूरी हो जाती हैं. So it's a valid PMF. So अब हम यहाँ पे अगर देखें हमारे पास f of 1 जो हमने पहले डेफिनेशन देखी उसका मतलब क्या है कि f up to 1. So f of 1 इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडम वेरिएबल y है उसकी वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, which is same as probability that y is equal to 1. So which is p of 1 which is equal to 0.05. So up to a value 1 यहाँ तक हमने अभी जो है ना देखा इसको लेस देन और इक्वल टू 1 के केस में. इससे नीचे और तो कुछ है नहीं. सो दिस इज़ द वन. सो f of 2 जो है CDF
इसका मतलब है कि अप टू 2, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ये होगा लेस देन और इक्वल टू 2। सो इधर के केस में हम ये दो वैल्यूज देखें, लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि 1 and 2 both are included, so either 1 or 2, it means कि probability of 1 and probability of 2 को हम दोनों को add up करेंगे, which will become probability of 0.15। इस तरह से 4 में हम ये तीनों को ले लेंगे, so up to here, so 1, 2 और 4 तीनों included हो जाएंगी, so that will make 0.5। so 8 के केस में so हमारे पास फर्दर अप टू 8 इंक्लूड हो जाएंगे, so जो हमारे पास टोटल 0.9 बन जाती है। और 16 के केस में, लेस देन 16 के केस में हमारे पास कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्लूड हो जाती है, so everything is included and it should be 1, so maximum probability 1 से ज़्यादा हो भी नहीं सकती। so this is what it is। so f of y की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाती हैं, 0, 0.05, 0.15 और उससे एसोसिएटेड हमारे पास y की वैल्यूज़। इसी चीज़ को जब हम ग्राफ करते हैं तो आपके साथ राइट साइड पे ग्राफ नज़र आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आपके पास लेट्स से ये हमारे पास 1 है, सो दिस इज़ 1, सो 1 से ही शुरू होती है, सो 1 से लेके अप टू 2 जो है ये 2 है, so it stays at 0.05, from 2 it starts at क्या कहते हैं 0.15, true, okay, so and it stays the same up to 4, so this is 4 पे it jumps to here 0.5 पे जंप कर जाती है, थोड़ा सा ये वो आउट है, so this is let's say 0.5 के ऊपर ही let's say हम लोग 0.5 लिख दिया, इसके ऊपर हमने 0.15 और इसके ऊपर हमने 0.05, ठीक, और then 0.5 से ऑनवर्ड हमारे पास ये 4 की probability जो है ना वो complete रही, and till the time we reach up to 8 and then we reach up to 16 के ऊपर जाके हमारे पास probability जो है वो 1 complete हो जाती है, and onward थ्रू आउट ये 16 रहती है। इससे कम थ्रू आउट हमारी probability जो है वो 0 है, और इससे 1 से लेस इज़ ऑलवेज 0 and 16 से ग्रेटर इज़ 1। सो ये probability CDF आपकी बनी, और ये जो CDF है बेसिकली इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट इज़ जिस तरह की बनी, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन या स्टेप वाइज स्टेप ग्राफ, या इसको हम लोग एग्जैक्ट इसका वर्ड जो है आई थिंक इट्स कॉल्ड स्टेप फंक्शन, यस, सो इसका एग्जैक्ट वो जो है सच ग्राफ, इसके ग्राफ को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब हम जो चीज़ देख रहे हैं वो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की। हमने अभी तक इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के साथ शुरू किया था, हम लोगों ने बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ देख ली हैं, फिर हमने उनका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन देखी और एग्जांपल्स देखी, फिर हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज़ देखी। अब बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। सो हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने उससे एसोसिएटेड PMF को या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखी, और फिर हमने CDF देखी। नेक्स्ट हमारे पास अब जो हम देख रहे हैं, हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसकी जो मीन वैल्यू है वो हम देखेंगे। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो मीन जो होता है या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
ये हमने अभी पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था, सॉरी, जो हमने डिस्कशन की थी डिस्क्रिप्टिव स्टार्स में, उसमें भी हमने ये वर्ड्स यूज़ किए थे और उसके अंदर हमने ये कंप्यूट भी की थी। लेकिन पीडीएफ के केस में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो कंप्यूटेशन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर अ सैम्पल। वहाँ पे हमने एक सैम्पल की मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन देखी थी। अब हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम देख रहे हैं, जो कि उससे एसोसिएटेड है। Probability distribution or for a random variable, for a discrete random variable and its associated probability distribution, ठीक है, उसको हम जो यहाँ पे देख रहे हैं। So ये थोड़ा सा गलती थी। Of a standard deviation for a discrete random variable या random variable and its probability are computed differently. So अब हम ये क्या देख लेंगे कि अगर let x be a discrete random variable, ठीक है, with set of possible values, let's say जिनको हम कहते हैं d, या बिकॉज हमने सैम्पल स्पेस के अंदर जितनी भी आउटकम थी उनको हमने s कहा था, यहाँ पे हम लोग जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है लेट्स से हम उनको d कह देते हैं, और इसकी PMF जो है वो P of x है, जो एसोसिएटेड है तमाम वैल्यूज़ के साथ। द एक्सपेक्टेड वैल्यू or mean value of x or random variable x is denoted by e of x, e of random variable x, or mu x, or just mu, ठीक है, mu से भी इसको डिनोट करते हैं। वो दी जाती है किस तरह से, it's the summation of all x which belongs to d x times p of x, ठीक है। हम जितनी भी आपके पास x यानी कि जितनी भी उसकी रियलाइजेशंस थी रैंडम वेरिएबल का जो सेट है उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं और उससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं हर वैल्यू से एसोसिएटेड, उन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उन सब को हम ऐड अप कर देते हैं, जिसके लिए बेसिकली समेशन साइन है, ठीक है। मे बी जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक सी बातें हों, लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोग भी हैं जो कि इतने करंट नहीं होते इन नोटेशंस के साथ, सो दैट्स वाई मैं इनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ पे सम इज़ टेकन ओवर ऑल द वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सो इस एग्जांपल में हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे पास मीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। अभी हमने 2 चिल्ड्रन देखे हैं, इसका मतलब है द फर्स्ट चाइल्ड कैन बी बॉय और अ गर्ल एंड द सेकंड चाइल्ड कैन आइदर बी बॉय गर्ल, बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है। सो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती है बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। एसोसिएटेड जो रैंडम वेरिएबल बनते हैं, रैंडम वेरिएबल जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है ना वो कर रहे हैं, तो इट विल बी 0, 1 and 2. So 0 is associated with this, 1 is associated with these two, and 2 is associated with this outcome, right? So random variable x की वैल्यूज़ कैन बी 0, 1 और 2, और जो probability जो उससे एसोसिएटेड हो सकती है that are 1/4, बिकॉज ये 1 out of 4 है, ये 2 out of 4 है, 2/4 या 1/2, और 2 girls can be there with the probability of 1/4. So हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या PMF है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है हमने पढ़ा कि उसकी जो है इट इज़ दिस, जो हमारा फार्मूला है इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे, अगर हमने ये सारा सम अप करना हो तो इट विल बी लाइक 0, इसका मतलब ये होगा टाइम्स 1/4, ठीक है, मैंने आपको बताया था, प्लस 1 टाइम्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1/4। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि तमाम वैल्यूज़ जो रैंडम वेरिएबल की हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
और उन सबको फिर हम आपस में ऐड अप कर देंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी डिड. 0 times 1/4 plus 1 times 1/2 plus 2 times 1/4. So this will be 0 plus 1/2 plus 2/4, which is actually 1/2. So it comes out to be 1. So expected value of number of girls is equal to 1 in a family with 2 children. ठीक है? So this is the expectation. Next हम एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें हमने बेसिकली देखना है mean number of trips lasting 5 nights or longer that American adults take per year during the probability distribution. उसकी during the year इनकी probability distribution like 0 nights, 1 night, 2 night, 3 nights और 4 nights. ओके, सो इसकी probability distribution जो है वो आपको दी गई है 0.06, 0.07, 0.2, 0.03. अब इसलिए आप सिंपल मीन निकालने की हम करेंगे तो इसकी मीन जो है वो निकलेगा इस तरीके से. इट विल बी लाइक 0 times 0.06 plus 1 times 0.7. इसको आपस में, इसको आपस में, इसको आपस में, plus 2 times 0.2 plus 3 times 0.03 plus 4 times 0.01. Right? So इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो इससे हमारे पास आंसर जो भी आता है, सो दैट वुड बी वो आंसर जो है हमारे पास टोटल मीन जो है हमारे पास या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स जो है वो निकल जाएगी. सो ड्यू टू टाइम मैं इसको आगे मूव करता हूँ. यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्व्स. नेक्स्ट इज़ अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. सो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को हम PMF के केस में, रैंडम वेरिएबल के केस में हम करते हैं कि लेट x random variable has a PMF p of x and the expected value of, let's say, mu. This is not m, this is mu, right? तो अगर उसकी expected value mu है और जो उसके PMF है that is p of x, then the variance of x, variance जो है x की random variable x is denoted by v of x or sigma square. So this is also sigma square, या फिर हम इसको सिग्मा, अगर हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज x से एसोसिएटेड है, x रैंडम वेरिएबल से. तो ये हमारे पास निकलती है कि हम x माइनस म्यू, यानी कि ये हमारे पास का मीन है. सो x माइनस म्यू होल स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x. सो उसका स्प्रेड हम निकाल रहे हैं, तो हम हर एक से उसका मीन वैल्यू से उसका डिस्टेंस निकाल के उसको होल स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के साथ. और इन सब को हम जब सम अप करेंगे तो हमारे पास उसकी वेरिएंस निकलेगी. इसी को कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर. इस तरह से भी इसको लिखा जाता है. सो डेविएशन जो है बेसिकली उसको, उसी को हम अगर स्क्वायर रूट कर लें तो हमारे पास वेरिएंस की स्क्वायर रूट से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आती है. इसका जो शॉर्टकट वे है निकालने का, दिस इज़ क्वाइट लेंथी इस तरीके से निकालना. तो इसका शॉर्टकट वे जो है निकालने का वो है कि अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, देखें ये म्यू है, म्यू का स्क्वायर, ठीक है. और ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये मैंने इनको अलहदा से इसलिए लिखा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, उसके बाद उसको स्क्वायर किया हमने, ठीक है. सो इससे हमें निकला म्यू. इसको क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे म्यू लिख दिया, म्यू स्क्वायर. ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंट है फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है. ये समझने की कोशिश करें. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होती है सिग्मा ओवर डी
जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और x टाइम्स p ऑफ x, इससे हमें निकला था, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है वो निकलेगी सिग्मा डी, जो भी हमारी वैल्यू है, x स्क्वायर टाइम्स p ऑफ x, ठीक है। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर्ड। सो ये है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, और ये है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है आफ्टर स्क्वायरिंग इट। इसको हम करते हैं बाद में, x को स्क्वायर ले लेते हैं, होल स्क्वायर इसका ले लिया, तो इससे हमें ये वाली वैल्यू मिली, और ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, ओके। सो दिस इज़ द ईजियर वे ऑफ फाइंडिंग वेरिएंस। सो ये वही नंबर ऑफ गर्ल्स वाला हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम जो हमने पहले देखा था, 2 गर्ल्स नंबर ऑफ इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। सो इसकी हम अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमारे पास कैसे निकलेगी, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो है, अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास होगा जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, शॉर्टकट मेथड एक मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से, माइनस म्यू स्क्वायर। सो येट अनदर, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है वैसे, अदरवाइज भी उसी से आगे जो है ना वो ये निकल सकता है, विच इज़ ईजियर वे। खैर हम लास्ट वाले ही को थ्रू निकालते हैं, सॉरी, ये हमें पता है दिस इज़ 1, ये हमने लास्ट टाइम निकाला था। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकालेंगे, इट वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको करें तो 1/16 टाइम्स 0 प्लस 1/4 टाइम्स 1, सॉरी एक्स पहले लिखते हैं, एक्स इज़ 0 का स्क्वायर टाइम्स 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर टाइम्स 1/2 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 1/4 माइनस 1, राइट। सो ये हमारे पास आ जाता है 0 प्लस हाफ प्लस 1 minus 1, so this is like 3/2 minus 1, which is 1/2. so ये आपके पास आ गई आपकी सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, which will be square root of 1/2, which is around 0.707. एक और तरीका मैं आपको वैसे बता दूं, ऑल्दो कि शायद आप ये लोग चीज़ें इस तरह से फाइंड आउट ना करें, अब आर को यूज़ कर रहे हो, जैसे सिग्मा स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, ये आप जब उधर से देखेंगे टाइम्स,
या वो देखेंगे लास्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इट्स अ वेरिएशन ऑफ द फॉर्मूला जो पीछे दिया हुआ था। ये भी आप करें तो आपके पास इसी तरीके से आ जाता है, विच इज़ 0 square plus 1/4 plus 1 square times 1/2 plus 2 square times 1/4 minus 1, which is same as 1/2. So मैंने बेसिकली उसी को इस फॉर्म में लिख दिया। बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं, वन और द अदर एक ही चीज़ है दोनों। ओके, एक्सपेक्टेशन के यूजेस क्या हैं? Expected value has a wide use in insurance industry, जो हमारी इंश्योरेंस होती है, in gambling and other areas such as decision theory. Decision theory एक proper subject है, अच्छा खासा, it's a full-fledged subject। उसके अंदर probability भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, expected values बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। So insurance पॉलिसीज़ जो आप लेते हैं उनकी कैलकुलेशंस कितनी होनी चाहिए, किस किस्म की कवरेज होनी चाहिए, उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये तो वही आपके सामने अभी हम जो सारी बात कर रहे हैं, इज़ द थ्योरेटिकल एवरेज ऑफ द वेरिएबल, ये हमने बात की। वाइल अभी मैं नेक्स्ट में जो एग्ज़ाम्पल दूंगा, लेकिन एक चीज़ बहरहाल याद रखने, एक पूरी बुक है, देयर इज़ अ होल बुक जिसका नाम है द फ्लॉ ऑफ एवरेजेस, ओके, बाय सैम सैवेज। ओके, ये एक कोर्स बुक या रेफरेंस बुक के तौर पे मैं नहीं दे रहा, ही इज़ अ स्टैटिस्टिशियन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं दिस गाय सैम सैवेज, और इसने एक पूरी किताब लिखी है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ या एवरेजेस या एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ये जो बात लिखी हुई है कि इसको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, गैम्बलिंग या अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो और इसके अलावा बहुत जगहों पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें भी one of the major problem was the use of expected values at multiple places. So he has written a full book on what are the problems of expected values. However, still they are being used at a lot of places. जो कि हमारे पास theoretical average होती है for calculation of a lot of things, we utilize होती हैं, just because it is easier to compute them, so that's why they are used at a number of places. However, ये डिसीजन थ्योरी की एक छोटी सी एग्जांपल है कि ये इनके यूजेस किस किस्म के होते हैं, कि आपके पास आपका पे ऑफ क्या बन रहा है। एग्जांपल छोटी सी है कि सपोज़ 1000 टिकट्स, ये जिस तरह से हमारे पास लॉटरी टिकट्स होते हैं, सो ये लॉटरी टिकट्स हैं, आर सोल्ड एट $10 ईच, ठीक है, हर टिकट की 1000 टिकट्स आपने सेल किए at $10, okay, to win a used car value of 5000, ठीक है। तो अगर आपने there is one price basically, एक used car आपको मिलेगी, 1000 टिकट्स हैं, एक बंदे को बेसिकली $5000 की ये कार मिलेगी, ठीक है। सो 1000 पीपल एट रेट ऑफ $10 वो टिकट्स लें, सो आउटपुट इज़ कि उन्हें एक बंदे को जो भी खुश नसीब होगा उसको $5000 की कार मिलेगी। सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेन इफ़ अ पर्सन परचेजेस वन टिकट। सो दिस इज़ अ गाय, लेट्स से, सो दिस गाय परचेजेस वन टिकट, एक सिंगल जो है वो टिकट जो है वो परचेज करता है ऑफ $10, ठीक है। सो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेन जो है वो हमने डिफ़ाइन करनी है।
ठीक है, कि इसको क्या गेन मिला है। द पर्सन विल आइदर विन और लूज़, ये दो आउटपुट्स हो सकती हैं जो भी एक्सपेरिमेंट है। अगर इसका विन केस होगा इफ़ ही विंस द कार, और लूज़ होगा इफ़ ही डू नॉट नो विन द कार, ठीक है, इट डज नॉट विन द कार, ठीक। अब इफ़ द विन व्हाट विच विल हैपन विद द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, उसने चूंकि एक टिकट लिया है और टोटल 1000 टिकट्स हैं, लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि 1000 के 1000 सेल हो जाते हैं, सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/1000, ठीक है। अगर वो 1/1000 की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो विन कर जाता है तो उसको 5000 माइनस $10 उसकी गेन है, बिकॉज $10 तो उसने अपनी जेब से खर्च किए, 5000 उसको की कार उसको मिल रही है, तो एक्चुअली उसका गेन जो है वो $4990 है। अगर वो लूज़ करता है तो ही हैज़ लॉस्ट $10, ठीक है। सो गेन इसका क्या है, 4990 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/1000, और माइनस $10 उसका गेन है, यानी नेगेटिव साइड पर लॉस है उसका, विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 999 आउट ऑफ 1000। सो इसका जो पे ऑफ बनता है, या जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, वो बनेगा 4990 टाइम्स 1/1000 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाय 999 आउट ऑफ 1000। सो अगर हम इसकी मैथ्स करें, सो हमारे पास का नेट जो उसका आउटकम है, नेट गेन जो है वो बनता है, एक्सपेक्टेड, सॉरी नॉट नेट गेन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, ये इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो है -$5। सो इज़ इट वर्थ इट? जनरली प्रोबेबिलिस्ट या स्टैटिस्टिशियंस जो है ना, वो ये कहेंगे इट्स नॉट वर्थ इट। सो ये एक छोटी सी नोट है कि गैम्बलिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली विच इज़ एसोसिएटेड विद लास वेगस अमेरिका के अंदर, या फिर मोनाको, या फिर फ्रांस में भी कौन सी जगह, मोनाको आई थिंक, वहाँ पे भी गैम्बलिंग इंडस्ट्री, और बाकी वेस्ट में, पूरी वेस्ट क्या ईस्ट में बहुत सारी जगहों पे गैम्बलिंग इज़ अ फुल फ्लेज इंडस्ट्री। सो गैम्बलिंग में इफ़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो, वहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उस इंडस्ट्री में, आपको मैंने पहले ही बताया। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो, द गेम इज़ सेड टू बी फेयर, उसको हम फेयर कहते हैं। इफ़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम इज़ पॉजिटिव, देन द गेम इज़ इन द फेवर ऑफ द प्लेयर, जो खेल रहा है। इन द लॉन्गर रन प्लेयर्स आर गोइंग टू, जो भी खेल रहा है उसको प्लेयर्स आर गोइंग टू विन मोर। If the expected value of the game is negative, then the game is said to be in the favor of the house. House का मतलब ये है जो कि उसका ओनर है, उस gambling club का. So it means कि in the longer run, that owner is going to make more from the game, या जितनी भी gambling वहाँ पे हो रही है. This means you should expect to lose money in the long run. This means you should expect to lose money in the longer run. ठीक है, अगर आपका पे ऑफ जो है वो नेगेटिव है। एंड एवरी गेम इन द लास वेगस, क्या किसी भी दुनिया के किसी भी कसिनो के अंदर आप चले जाएं, अगर वो कोई अक्लमंद आदमी है, तो एवरी गेम जो है इट विल बी अ नेगेटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू गेम. It will be in the favor of the owner or the house or that casino, not in the favor of the player, because otherwise they would always be, in the longer run, they would be losing the money. So ये हमारा this was the part of the lecture, first part, जिसमें हम लोगों ने देखा random variable और discrete random variable को हमने देखा, उसकी definition. फिर हमने probability distribution, जिसके अंदर हमने बेसिकली PMF से उसको डिफ़ाइन किया. फिर हम लोगों ने CDF और cumulative distribution फंक्शन देखा. फिर हमने expected value of discrete random variable को देखा, जिसको हमने mean भी कहा. फिर हमने variance और standard deviation को जो है हमने देखा.
सो नेक्स्ट ऑनवर्ड नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मॉडल देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की आगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखेंगे बर्नूली रैंडम वेरिएबल को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। रैंडम वेरिएबल हम लोग देखेंगे बाइनोमियल, और फिर हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स। सो ये सारी एग्जांपल्स होंगी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, जो कि हम आगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना हम स्टडी करेंगे।